Numa Ganisa. This is Explorer Vidhu and I welcome you all to my channel. बूंदा की बूंदी, जो कि एक परी कथाओं का सा शहर जान पड़ता है, आज पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है। बूंदी शहर की मेरी यात्रा में मैंने बूंदी की कई सारी ऐतिहासिक जगहों की यात्रा की, जिनके बारे में मैं अपने पिछले 3 एपिसोड में आपको बता भी चुकी हूँ। बूंदी शहर की श्रृंखला में ये आखिरी एपिसोड है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बूंदी शहर में सबसे पहले मैंने गढ़ पैलेस देखा था और उसके साथ ही नागा पहाड़ी पर स्थित तारागढ़ किला भी। तारागढ़ की मेरी यात्रा बहुत ही रोमांचक और थका देने वाली थी। 2853 फीट की ऊंचाई तक जाने में मेरा दम ही निकल गया था, पर जब मैं वहां पहुंची और मैंने आसपास का दृश्य देखा तो उसने मेरी थकान को कुछ ही मिनटों में काफूर कर दिया। वहां पे मैं उन जगहों तक भी गई जहां पर एक अरसे से कोई नहीं गया था। पूरा तारागढ़ घने जंगलों से भरा हुआ था। मेरी इस यात्रा के बारे में जानने के लिए बूंदी पार्ट 1 जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा। गढ़ और महल को एक्सप्लोर करने के बाद मैं पहुंची रानी जी की बावड़ी, जो कि प्रसिद्ध है अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए। 3 मंजिला बावड़ी के नक्काशीदार तोरण द्वार अद्वितीय मूर्ति कला का बेजोड़ नमूना है। जहां कुछ लोग इसे सूखे के समय रानी नाथावती द्वारा बूंदी वासियों को दिया गया तोहफा मानते थे, वहीं कुछ इसे भूत प्रेतों का घर भी मानते थे। इस बावड़ी के बारे में और अधिक जानने के लिए मेरा वीडियो रानी जी की बावड़ी देखना ना भूलिएगा और प्लीज कमेंट, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। रानी जी की बावड़ी से निकलकर मैं पहुंची एक मानव निर्मित कमल के फूलों से भरी हुई झील जैतसागर के किनारे बने हुए हवेली नुमा सुख महल में। उन्नत कारीगरी और कई सारी ऐतिहासिक कहानियों से भरा हुआ यह महल आज भी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। एक समय पर सुख महल रुडयार्ड किपलिंग की लेखनी का प्रेरणा स्रोत रहा है, तो दूसरी ओर बूंदी के प्रसिद्ध त्योहार गणगौर को दोबारा ना मनाए जाने का कारण भी रहा है। आज इस महल के एक भाग को संग्रहालय बना दिया गया है, जो कि देखने लायक है। इस महल में सतियों की कहानियां भी हैं, तो गुप्त सुरंगों की और पारलौकिक कहानियां भी हैं। इस महल के बारे में पूर्ण जानकारी के लिए मेरा वीडियो बूंदी पार्ट 3 जरूर देखिएगा और प्लीज कमेंट करके बताइएगा भी कि आपको वो कैसा लगा। बूंदी श्रृंखला के इस अंतिम भाग में मैं पहुंची हूँ 84 खंभों की छतरी पर। इंग्लिश में इसको 84 पिलर्ड सेनाटॉफ भी कहा जाता है। बूंदी शहर के अंदर आते ही कुछ दूरी पर ही शहर के अंदर की तरफ जाने पर 84 खंभों की छतरी हमें दिखाई देती है। ये एकमात्र ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है जो कि किसी पारिवारिक सदस्य के लिए नहीं, बल्कि एक धाय और उसके पुत्र की स्मृति में बनाया गया था। 84 खंभों की छतरी एक प्रसिद्ध मंदिर प्रकार की संरचना है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। ये संरचना 3 मंजिला घर जितनी ऊंची है और साल 1683 में बनाई गई थी। इस स्थल का मुख्य आकर्षण इसके 84 स्तंभ है। यहाँ 84 खंभों के पीछे एक कहानी ये भी बताई जाती है कि हिंदू धर्म में एक आत्मा को पृथ्वी पर फिर से मानव रूप में जन्म लेने के लिए 84 लाख योनियों से होकर गुजरना होता है, क्योंकि इतनी ही प्रजातियां पृथ्वी पर मौजूद हैं और इन सभी प्रजातियों से जन्म लेने के बाद ही एक इंसान को दोबारा से मानव जीवन की प्राप्ति होती है। बूंदी के 16वें शासक थे राजा राव अनिरुद्ध सिंह हाड़ा जी। इतिहासकार दुर्गा प्रसाद माथुर के अनुसार राजस्थान में राजा रजवाड़ों के समय महल में धाय रखी जाती थी, जो बच्चों का लालन पोषण करने से लेकर उनको दूध पिलाने का कार्य करती थी। इसके चलते यहाँ एक धा बाई जाति ही बन गई थी। इस घराने की महिलाएं ही राजघरानों में दाई का काम किया करती थी। कई बार रजवाड़े के बच्चों को माँ से ज्यादा धाय माँ से लगाव हो जाता था और ऐसा ही हुआ था राजा अनिरुद्ध सिंह जी के साथ। उन्हें अपनी माँ से ज्यादा जैसाबाई से लगाव था। जैसाबाई के देहांत के बाद अनिरुद्ध सिंह जी ने इस स्मारक का निर्माण कार्य शुरू करवाया। राजा अनिरुद्ध सिंह जी जैसाबाई के पुत्र को अपने सगे भाई जैसा प्यार और सम्मान दिया करते थे। जैसाबाई के पुत्र थे देवाराव, जिन्हें अनिरुद्ध सिंह जी ने अपने सेनापति के पद पर नियुक्त किया हुआ था। देवा की मृत्यु एक युद्ध के दौरान हो गई थी
और उनकी मृत्यु के बाद देवा का अंतिम संस्कार इसी छतरी के पास में ही किया गया था, जहां पर आज भी एक चबूतरा बना हुआ है। देवा गुर्जर जाति से थे और इनके वंशज आज भी बूंदी के पास देवपुरा गांव में निवास करते हैं तथा विभिन्न अवसरों पर यहां आकर उस चबूतरे पर जहां देवा का अंतिम संस्कार किया गया था वहां पर पूजा पाठ करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवा की अस्थियां यहाँ इस छतरी में ही दफन है। यहाँ स्थित शिवलिंग की पूजा अर्चना की जिम्मेदारी भी देवा के वंशजों की ही है। देवाराव का स्मारक सिर्फ 84 खंभों के लिए ही नहीं बल्कि इसके अंदर बनी कलाकृतियों, नक्काशियों और मूर्तियों के लिए भी प्रसिद्ध है। छतरी को हाथियों की लड़ाई, हिरणों, वीणा और बांसुरी बजाती हुई नर्तकियों और श्रृंगार करती रमणीय अप्सराओं की नक्काशी वाली सुंदर मूर्तियों से सजाया है। अन्य ऐतिहासिक स्थलों की तरह ही इस स्मारक को भी कई सारे हाथियों की नक्काशी से सजाया गया है, जो कि राजा और रजवाड़ों को इस जानवर से प्रेम और लगाव को दर्शाता है। इस छतरी के बीचों बीच वृहदाकार शिवलिंग स्थापित किया गया है। इस छतरी के चारों कोनों पर 4 छोटी छतरियां बनी हुई हैं और बीच में एक चबूतरे के ऊपर विशाल छतरी स्थित है। ये छतरी राजपूती स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। करीब 10 साल पहले ये जगह भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आ गई। तब उन्होंने यहाँ की मरम्मत करवा के यहाँ पर टिकट लगा दिया है। स्थानीय लोगों द्वारा सुनाई गई एक कहानी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा का सुख गोकुल में ही देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से कहा था कि वे उनके घर में 84 खंबे लगा दें। इसी कहानी की तर्ज पर ही इस छतरी का निर्माण किया गया था ताकि राजा अनिरुद्ध के भाई को 4 धाम का लाभ यही मिल जाए। 84 खंभों पर विश्वकर्मा जी ने कहा था कि इन खंभों को कलयुग में कोई गिन नहीं पाएगा। कथित तौर पर यदि स्थानीय लोगों की माने तो आज भी कोई व्यक्ति बिना गलती किए यहाँ के खंभों को गिन नहीं सकता है। मैंने भी कोशिश की थी और यकीन कीजिए मैं भी गिन नहीं पाई थी। 84 खंभों से निकलकर हम आगे बढ़े और बूंदी के बाहर की ओर जाने वाली सड़क पर बढ़ चले। करीब 5 किलोमीटर जाने के बाद सड़क के एक ओर हमें नजर आया सुख महल। सुख महल से निकलकर हम एक बड़े से दरवाजे से होते हुए एक ऊबड़ खाबड़ सी सड़क पर आगे बढ़ गए। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद हम पहुंचे एक वीरान और जर्जर हो चुके दरवाजे के सामने। ये था शारबाग का मुख्य दरवाजा। अपनी गाड़ियों को रोड के साइड में खड़ा करके हम उस विशाल दरवाजे के अंदर पहुंचे। अंदर का नजारा बेहद ही विस्मयकारी और आश्चर्यचकित कर देने वाला था। शार का मतलब होता है राख और शारबाग अर्थात राख का बाग। ये वो बाग है जहां इतिहास सोया हुआ है, राजाओं और उनके पारिवारिक सदस्यों का अंतिम स्थल। बूंदी के कई सारे राजा, रानी और राजकुमार आज भी यहाँ सोए हुए हैं। यहाँ पर कुल 66 समाधियां हैं, जिनमें से 22 पर छतरियां बनी हुई हैं, बाकी विभिन्न आकार के चबूतरों के रूप में हैं। ये सभी छतरियां और उनके चबूतरे संगमरमर से बने हुए हैं। ये सफेद संगमरमर वक्त के साथ और उचित संरक्षण के अभाव में अब काला पड़ चुका है। छतरियों के गुंबदों के अंदर की गई जटिल नक्काशी देखते ही बनती है। यकीन कीजिए ऐसी नक्काशी मैंने इस पूरे हाड़ौती में और कहीं भी नहीं देखी है। ये इतनी खूबसूरत है। बाग के अंदर प्रवेश करने के साथ ही पत्थरों से बना हुआ एक पतला सा रास्ता था। रास्ते के दोनों ओर कई सारे चबूतरे और छतरियां बनी हुई थी, जिनमें से पहली जो छतरी मैंने देखी वो थी बूंदी के 20वें शासक राजा राव विष्णु सिंह जी की। विष्णु सिंह जी ने ही सुख महल का निर्माण करवाया था। विष्णु सिंह जी की छतरी बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई है, जिसकी छत बहुत ही खूबसूरत नक्काशी से सुसज्जित थी। रास्ते की दूसरी ओर एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था, जो कि राजा राव दूधा सिंह जी की समाधि थी, लेकिन अब वो काफी खस्ता हालत में थी। राव दूधा बूंदी के 11वें राजा राव सुरजन सिंह जी के पुत्र थे। राव दूधा के नाम से दूधा महल तारागढ़ में आज भी बेहद खस्ता हालत में खंडहर की शक्ल में खड़ा हुआ है और ये सिर्फ बंदरों का घर बन के रह गया है। इसके पास ही राजा शत्रुशाल सिंह जी की छतरी स्थित थी। राजा शत्रुशाल सिंह जी की 64 रानियां थी। मेरे गाइड संदीप जी ने मुझे बताया
कि इन सभी रानियों का दाह संस्कार भी यहीं इसी चबूतरे पे हुआ था और इनमें से कुछ रानियां यहीं पर सती भी हुई थीं, जिसके प्रतीक के रूप में इस छतरी के चबूतरे पर शिवलिंग की जगह एक छोटे से मंदिर के शिखर जैसी आकृति बनी हुई थी, जिस पर सभी 64 रानियों के प्रतीक सूर्य और शिव भगवान के साथ में उकेरे गए थे। चबूतरे के चारों ओर असंख्य हाथियों को उकेरा गया था। ये शत्रुशाल जी के हाथियों के प्रेम को दर्शाता है। शत्रुशाल जी के पास में एक हाथी था जिसका नाम था शिव प्रसाद, और हैरानी की बात है कि शिव प्रसाद तलवारबाजी में पारंगत था। शिव प्रसाद के मरने के बाद उसकी एक विशालकाय प्रतिमा राजा ने बूंदी शहर में बनवाई थी, जो आज भी वहां मौजूद है और आप उसे गढ़ पैलेस के झरोकों से साफ साफ देख सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर बूंदी के आखिरी सत्तारूढ़ शासक राजा राव बहादुर सिंह जी का स्मारक एक छोटे से चबूतरे के रूप में दिखाई दिया। राजा बहादुर सिंह जी का देहांत 1821 में हुआ था। महामहिम महाराज कुमार रंजीत सिंह जी का अंतिम संस्कार 8 जनवरी 2010 को यहीं इसी शार बाग में किया गया था, और ये आखिरी बार था जब यहाँ पर किसी का अंतिम संस्कार किया गया था। यहाँ पर पहली छतरी 1581 में बनाई गई थी। इसके आगे ही एक बड़ा सा चबूतरा मौजूद था, जो कि समाधि थी बूंदी के 18वें राजा उम्मेद सिंह जी की। बूंदीगढ़ पैलेस में स्थित चित्रशाला इन्हीं राजा उम्मेद सिंह जी की बनवाई हुई थी, और अपने जीवन के अंतिम वर्ष इन्होंने शिकार बुर्ज में रह के बिताए थे, जिसके निर्माता भी राजा उम्मेद सिंह जी ही थे। इस जगह पर एक अजीब सी खामोशी थी और एक अजीब से डर का अनुभव भी हो रहा था, जो कि होना लाजमी भी था, क्योंकि मैं एक कब्रिस्तान में थी। चारों ओर एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी, और इस शांति ने मुझे प्रेरित किया एक बार फिर से अपने SLS कैमरे को यूज करने के लिए। और इस बार ना सिर्फ SLS कैमरे ने यहाँ पर अपना काम किया, बल्कि नॉर्मल कैमरे ने भी कुछ कैप्चर किया, जिसे मैंने घर पे आके देखा, और यकीन कीजिए ये काफी डरा देने वाला था। उम्मेद सिंह जी की समाधि के पास जब मैंने SLS कैमरा यूज किया था, तब एक पेड़ के नीचे स्टिकमैन नजर आया था। ये देखिए। थोड़ा आगे जाने के बाद जब मैं एक छतरी पर से SLS कैमरा यूज कर रही थी, तब भी उसी पेड़ के पास फिर से स्टिकमैन नजर आया। ये देखिए। कौतूहलवश मैंने कैमरा से उस जगह का फोटो लिया, और जूम करने पर जो मुझे दिखा वो बहुत डरावना था। ये रही वो फोटो। लाल सर्किल में दिख रही आकृति को गौर से देखिए। आपको ये क्या लग रहा है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। यकीन मानिए, जब मैंने ये फोटोज और वीडियो कैप्चर किए, उस समय इस बाग में हम 3 लोगों के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। जब हमने बाग में एंटर किया तो वहाँ पे एक फैमिली मौजूद थी, जो हमारे बाग में एंटर करने के कुछ देर बाद ही इस बाग को छोड़ के जा चुकी थी। एक गार्ड था जो कि मेन गेट पे पहरा दे रहा था। शारबाग से निकलकर हम उसी सड़क पर आगे बढ़ चले। थोड़ा आगे जाने पर एक वीरान से स्थान पर स्थित है शिकार बुर्ज। बूंदी का शिकार बुर्ज यहाँ के राजाओं द्वारा किए जाने वाले शिकार के लिए बनाया गया एक हवेली नुमा सुंदर भवन है। इस हवेली को सन 1770 में राजा राव उम्मेद सिंह जी ने बनवाया था और इसे धवल महल का नाम दिया था। उम्मेद सिंह जी यहाँ प्राय विश्राम करने के लिए आया करते थे। उम्मेद सिंह जी का राज तिलक 1739 में किया गया था और 1770 तक उन्होंने बूंदी पर राज्य किया। उसके बाद कुछ समय के लिए राज्य राजा अजीत सिंह जी के पास चला गया। राजगद्दी पर आरूढ़ न रहने और जयपुर रियासत से युद्ध हार जाने की स्थिति में उम्मेद सिंह जी सहायता के लिए इंद्रगढ़ के राजा देवी सिंह के पास गए। देवी सिंह ने सहायता न करके उल्टा उनको अपमानित करके अपने राज्य से निकाल दिया।
फिर से सत्तारूढ़ होने पर उन्होंने देवी सिंह का वध करके अपने अपमान का बदला लिया, पर इस कृत्य से उनका मन सत्ता से विमुख हो गया और उन्होंने अपना राज्य अपने बेटे अजीत सिंह को सौंपकर तीर्थ यात्रा पे जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी सोने से बनी प्रतिमा का अंतिम संस्कार करके खुद के हाथों से खुद का ही पिंडदान कर दिया। इसके बाद वे अपनी रानी और कुछ निजी सेवकों को लेकर तीर्थ के लिए निकल गए। अजीत सिंह जी की मृत्यु के बाद उन्होंने फिर से राज्य संभाला और 1804 तक राज्य किया, परंतु वे गढ़ पैलेस में न रहकर धवल महल में ही रहने लगे और यहीं मृत्यु को प्राप्त हुए। उम्मेद सिंह जी के बाद से ये हवेली नुमा महल राज परिवार के लिए एक शिकारगाह बन गया और इसका नाम बदलकर शिकार बुर्ज कर दिया गया। एक समय में यह महल अपनी पूर्ण भव्यता लिए हुए था। महल के कमरे राजसी वैभव से सुसज्जित थे। एक कमरे में राज परिवार की ट्रॉफियां करीने से सजी रहती थीं। महल के आगे स्थित तालाब में कमल के फूल लगे हुए थे, जिनमें विभिन्न पक्षी कलरव किया करते थे और जंगली पशु पानी पीने आया करते थे। महल की वास्तुकला राजपूत और मुगल शैली का मिश्रण थी, जिसमें जटिल नक्काशी और दीवारों पर जीवंत रंग हुआ करते थे। प्राचीन फर्नीचर, शाही चित्रों और शिकार की यादगार वस्तुओं से भरे कमरों के साथ इंटीरियर भी उतना ही खूबसूरत हुआ करता था, जिससे इसे प्रामाणिक और राजसी आभा मिलती थी। यहाँ का परिवेश इतना मनमोहक और प्राकृतिक आभा से ओतप्रोत था कि यहाँ रहने वालों को शांति और सुकून प्रदान करता था। पर आज ये महल बहुत ही दयनीय हालत में है और खंडहर हो चुका है और पूरी तरह से बंदरों की गिरफ्त में है। यहाँ पर असंख्य मक्कॉक बंदरों का निवास है, जिनकी वजह से इस जगह में जाने में भी डर लगता है। जब मैं इस जगह को रिकॉर्ड करने पहुंची तो मेरी भी हिम्मत नहीं हुई इतने बंदरों को देखते हुए इस महल के भीतर जाने की। ये जगह अब एक भूतिया महल जैसी प्रतीत होती है। दीवारें सब काली पड़ चुकी हैं और जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। इसके आगे स्थित तालाब भी अब गंदगी से भरा पड़ा है। ये महल एक निजी संपत्ति है जो कि राज परिवार के एक ट्रस्ट के अंतर्गत आती है, पर ना जाने क्यों इस जगह को भुला दिया गया लगता है। संरक्षण के अभाव में यह महल बहुत ही खराब स्थिति में है। बूंदी शहर अपने शानदार महलों, प्राचीन किलों और खूबसूरत बावड़ियों के साथ राजस्थान की समृद्ध संस्कृति का प्रमाण है, जो कई सारी गौरवमय कहानियां बताता है। शिकार बुर्ज के साथ ही मेरा बूंदी भ्रमण पूरा हुआ और इस एपिसोड के साथ ही बूंदी सीरीज भी यहीं समाप्त हुई। तारागढ़ किले से लेकर 84 खंभों की छतरी तक बूंदी का हर कोना बीते युग की कहानियों से भरा पड़ा है। बूंदी की लोक कथाएं और किंवदंतियां, चाहे वह प्रेत बाधित तारागढ़ किला हो, रहस्यमय शिकार बुर्ज या पौराणिक बावड़ियां हो, इसके ऐतिहासिक बखान की गहराई और साजिशों को सम्मिलित करते हैं। साथ ही ये स्थानीय लोगों और पर्यटकों की कल्पना को भी समान रूप से आकर्षित करते हैं। एक तरफ बूंदी शहर आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी विरासत को संरक्षित रखता है, तो दूसरी ओर यह वास्तुशिल्प के कलात्मक चमत्कारों और कालातीत कहानियों का भी खजाना बना हुआ है, जो कि पर्यटकों को इस शहर की ओर आकर्षित करता है। राजस्थान के मध्य में बूंदी गर्व से खड़ा है, भारत की सांस्कृतिक विरासत के मुकुट में एक रत्न की तरह, जो कि खोजकर्ताओं को इसके रहस्य को जानने और कालातीत आकर्षण का आनंद लेने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आप भी जब बूंदी जाएं तो ऐतिहासिक धरोहरों को खुद से देखकर उनका आनंद लीजिए। आज की हिस्ट्री विद मिस्ट्री इतनी ही थी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही मेरे बूंदी के पहले के 3 पार्ट्स को भी जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे वो वीडियोस कैसे लगे। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपके पास भी कहीं भी किसी भी जगह की कोई कहानी है तो प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। मेरा व्हाट्सएप और इंस्टा लिंक बायो में दिया गया है। और ऐसे ही कई सारे वीडियोस और कहानियों के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए राम राम सा।